डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, इसी पॉइंट से अगला पॉइंट अलग बना दिया, बस इतना ही तो है, बाकी पॉइंट तो वही है। ये मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी या नहीं करेगी, ये बात हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता देती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसे बता देती है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल है, या ये कहें हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 और उससे ऊपर वाली मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव। नेगेटिव माने मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव मींस इस हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेगी और सॉल्ट फॉर्म होगा ZnSO4+, और यहीं पर लिख देता हूं मैं Cu+H2O। तब कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन के कंपेयर में पॉजिटिव है, कितना था +0.34। तो कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से बताएं तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाया, मींस क्या होगा, नो रिएक्शन। कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कंपेयर देन हाइड्रोजन पॉजिटिव है, लेस रिएक्टिव होगी कॉपर हाइड्रोजन से, इसलिए वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा। तो ये आपके 4 एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये मैंने जो 3 एप्लीकेशन बताए थे उसमें तीसरे के जैसा ही है चौथा एप्लीकेशन। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ एप्लीकेशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ डियर ऑक्साइड्स या ऑक्साइड। अब ये क्या बात है भाई? ये तो पहले आ गई है बात, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर वाली बात तो एक तरीके से पहले ही आ गई। क्या पहले ये है लिखा हुआ, क्या यही समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मींस, एप्लीकेशन को छोड़ो आप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल मींस क्या, कि कौन मेटल कितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, माने कौन मोर पॉजिटिव है। तो जो मोर रिएक्टिव है मोर पॉजिटिव, ठीक है। स्टैंडर्ड, और देखो इसमें लिखा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। तो सेकंड हाफ क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड में जैसे मेटल के ऑक्साइड हैं, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट, माने टेम्परेचर के साथ देखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कौन सा ऑक्साइड इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो थोड़ा देर में डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, और करवाए किस मेटल का ऑक्साइड, माने मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जिनके हैं उनके ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होंगे, या जिनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव है उनके ऑक्साइड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिन मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर नेगेटिव होंगे वो क्या होंगी, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी। क्यों होंगी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव? क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी, मोर रिएक्टिव होंगी ना। मोर रिएक्टिव होने का मतलब हो गया इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। वो क्या होंगी, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये बात तो क्लियर होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हैं वो क्या कहना चाहिए कि वो क्या होते जाएंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे। और जो पॉजिटिव होते जाएंगे तो जो उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये सब समझ में आ गया। लगा लेते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होंगी तो उनके ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। Na2 और एक कंपेयरिंग करें Cu, ये सोडियम का ऑक्साइड है, ये कॉपर का ऑक्साइड है। ऐसे इसको समझो कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सोडियम ऑक्साइड मीन सोडियम का ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सोडियम क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर देन कॉपर नेगेटिव, ज़्यादा नहीं, नेगेटिव ज़्यादा है। उसका तो क्या है ही पॉजिटिव, इसका नेगेटिव होता है। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा नेचर है इसका। तो इसलिए इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है इसके ऑक्साइड की वो क्या होगी, इसके कंपेयर देन ज़्यादा होगी।
हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स जिनका हाइयर होगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होंगी, उनके ऑक्साइड टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो सीधी सी बात ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम मूव करने पर डिक्रीज होता है, उनके ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ई सेल माने होता है किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर, सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन के किसी भी कंसंट्रेशन पर सेल का ईएमएफ, ई सेल फॉर्मूला क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर हम ये काम स्टैंडर्ड कंडीशन में करें, माने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, केल्विन में 298, प्रेशर 1 बार, और जो सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन लिए हैं उनका कंसंट्रेशन मोलर हो, माने 1 मोल, तब जो सेल का ईएमएफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड उसको लिखते हैं। ये जो हम ई कैथोड और ई एनोड कह रहे हैं, ये किसी मेटल की होंगे, कोई मेटल कैथोड होती होगी, कोई मेटल एनोड होगी, जब सेल फॉर्म होगा। तो इनकी वैल्यू हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करके लिखी रखी है। तो जब इस पर न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको पता है कि ये आपको डाटा गिवन होगा, लेकिन ये डाटा चेंज हो सकता है, इसलिए ये भी चेंज हो सकता है। किसी भी सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल फिक्स होगा, कांस्टेंट होता होगा, उसकी जो मेटल नोड उसमें होती होंगी उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल फिक्स होते हैं, तो उनसे कैलकुलेशन पर जो ई नोड सेल आएगा वो भी फिक्स होने से मैंने इसलिए भी लिख दिया है। अभी जो 5 एप्लीकेशन आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पढ़े हैं, तो 6 एप्लीकेशन भी हो जाए, या आप कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो सारे मेटल के लिखे हैं। तो कोई सी भी 2 मेटल जिनसे सेल बनेगा उनमें से कैथोड एक एनोड होगा, तो कैथोड वाला डाटा एनोड वाला डाटा यहाँ लिखेंगे तो सीधे ई नोड सेल आएगा नहीं आएगा। तो ये 6 एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये डाटा गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है ई नोड क्वेश्चन मार्क। तो ई नोड सेल के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। और कैथोड एनोड सेल इक्वेशन में साफ क्लियर होता है, बिल्कुल एकदम पता होता है आपको। एनोड निकिल, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या हुआ? 0.25 माइनस एनोड, कैथोड मीन्स ये और एनोड मीन्स ये, तो कैथोड हुआ Ag। अगर आप चाहो तो इसको एक बार ऐसे लिख सकते हो कैथोड की जगह Ag प्लस सिंगल लाइन Ag माइनस एनोड की जगह आप क्या लिख सकते हो? निकल, ऐसे लिख सकते हो Ni प्लस 2 सिंगल लाइन एनोड। और जो इनकी वैल्यू है ये है 0.80 माइनस 0.25। कैलकुलेट इसको आप कर लोगे तो कितना हो जाएगा? उतना वो निकल के वेसल, निकल के पॉट में आपको HCl को स्टोर करना है। आपने उस निकल के बर्तन में क्या है? HCl रख लिया। अब कुछ टाइम बाद देखा होगा तो वो HCl है या कुछ और बन गया है? तो वो कुछ और बन गया होगा। रीजन क्या है? क्योंकि Na प्लस HCl में ये क्लियर है कि जो निकल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फ्रॉम ECS वो कंपेयर देन H क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका तो 0 है। और निकल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा है? नेगेटिव, मोर रिएक्टिव हुआ कंपेयर देन H। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निकल हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो एक एप्लीकेशन था ना अभी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, उसमें देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन का हो जाएगा निकल की वजह से। तो क्या हो जाएगा जब निकल एक्सपर्ट आएगा तो NiCl2, Ni की वैलेंसी 2 होती है, वो Cl के नीचे Cl की 1 है और HH2 के फॉर्म में जाएगा। इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 करेंगे। तो अब आपने उस निकल के बर्तन में रखा तो HCl था, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो HCl नहीं होगा, वो क्या होगा? निकल क्लोराइड। तो HCl तो चेंज ही हो गया निकल क्लोराइड में। तो आपका आंसर क्या होगा कि आप HCl को निकल के वेसल में स्टोर नहीं कर सकते। तो
ऐसे क्वेश्चन है। जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को स्टोर कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव हो गया कॉपर से फ्रॉम ECS। तो जिंक क्या काम करेगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा और ZnSO4 बनाएगा। अब रखा था आपने जिंक के बर्तन में, कॉपर सल्फेट मिल रहा है आपको, जिंक सल्फेट, उसे भी स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके अपोजिट क्वेश्चन हो कि कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में जिंक सल्फेट स्टोर कर लेंगे क्या? तो Cu + ZnSO4, तो कॉपर तो लेस रिएक्टिव है ना कंपेयर देन जिंक, तो कॉपर क्या करेगा? उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा जिंक सल्फेट से जिंक को। तो इसलिए कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में आप जिंक सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट इक्वेशन से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ गिब्स फ्री एनर्जी। इसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। जो यूजफुल वर्क डन होता है किसी सिस्टम से, उसको हम क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा जी से। ध्यान से इधर देखना। तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी को बोलते हैं, और डेल्टा जी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या है यहाँ पर? सेल। हमारे लिए तो सिस्टम सेल है ना। तो यूजफुल वर्क हो रहा हो सेल से, उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन। अब सिस्टम वर्क कर रहा है, खुद से वर्क कर रहा है, और जब कोई खुद से वर्क करता है तो उसका साइन क्या होता है? उसका तो पॉजिटिव ही होता है। लेकिन फ्री एनर्जी का साइन क्या हो जाएगा फिर? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर वो सिस्टम खुद से वर्क कर रहा है तो कैसा प्रोसेस हुआ? स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। क्या मतलब? लेस देन 0 होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए, इसलिए वो माइनस साइन आता है। ध्यान से देखो सब बच्चे। सिस्टम अगर खुद से वर्क करे तो उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का साइन, मतलब जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है। और लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? कि आप 0 से कम जा रहे हैं, मीन्स माइनस साइन। डेल्टा जी की डेफिनेशन ये होगी कि जो यूजफुल वर्क हो सिस्टम से, उसको हम क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसका फॉर्मूले के लिए इसको ये बोल सकते हैं ना -W शॉर्ट में। और ये कौन सा वर्क है भाई? ये ऐसा वर्क तो है नहीं कि आपने मार्कर उठा के इधर से उधर को रख दिया, माने ये मैकेनिकल वर्क नहीं है। मैकेनिकल वर्क मीन्स क्या होता है? आपने कोई चेयर उठा के इधर की तरफ रख दी, आपने कोई मार्कर उठा के इधर रख दिया, या कोई बेंच उठा के इधर से उधर रख दी, वो क्या किस वाले वर्क में आता है? मैकेनिकल वर्क में आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है कि सेल का कौन सा वर्क कर रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल वर्क। तो W सफिक्स में समझने के लिए आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये देखना है। अगर ये वर्क मैकेनिकल होता तो जो मैकेनिकल वर्क है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आपने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स मैकेनिक्स पढ़ी होगी ना, वो मैकेनिक्स वाली फिजिक्स थी। तो उसमें क्या था? W = क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जब इलेक्ट्रिकल वर्क है तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ। Q × V। अब मैं लिख दे रहा हूँ डेल्टा V, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस की वजह से, वोल्टेज चेंज की वजह से। वही है ना ये? अब समझ में आया क्यों लिखा मैंने इलेक्ट्रिकल यहाँ पर? तो ये फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ये जो Q है इसकी वैल्यू आप अगर ये देखें कि कितना, देखो चार्ज, इस Q का मतलब चार्ज होता है। तो सेल में एक रोड से दूसरी रोड की तरफ, मींस एनोड से कैथोड की तरफ कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ये वही तो अमाउंट है। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। इस Q का एक फॉर्मूला, इसको अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस Q का फॉर्मूला क्या होता है? N। माने अगर आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना हो तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस समय आप कह रहे हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो 1 मोल के जो नंबर होंगे तो कितना होते हैं?
ठीक, ये उनके नंबर माने कितना मोल है। अभी तो मैं 1 मोल के लिए लिख ही रहा हूँ, लेकिन हम कोई जरूरी थोड़ी है कि 1 मोल ट्रांसफर होंगे, तो जितना मोल भी होंगे उतने नंबर। और ई मींस क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज करना। अब इस सबको आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू ना 96 आती, तो 485 है, 96485, ठीक है, n करके, और n तो आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, ये वैल्यू भी जितना आएगी। लेकिन इसी को आप क्या लिखते हो, 96500 इंटू n, और इसी को क्या कहते हो, f मीन्स nf। तो यहाँ से q की जगह क्या लिख सकते हो आप, और डेल्टा V को, जिसको आप नॉर्मली फिजिक्स में वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो, यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, ई सेल। तो डेल्टा G का फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, माइनस NF ई सेल। डेल्टा G क्या हो जाना चाहिए, माइनस NF ई सेल। ये कॉपी पर होगा नहीं पहले, अब देख लो तुम्हें मैंने बता दिया। तो डेल्टा G इक्वल टू कितना हो गया, माइनस NF ई सेल। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखूं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी को क्या बोल देंगे फिर हम, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और जब इसे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा G स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल। सबको आ रही है बात समझ। नेक्स्ट इक्वेशन आप ऐसे समझिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपको एक ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड कराती है मेटल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर आपको किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, ध्यान से सुनो, किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, तो सीधे सीधे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उन मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, या उस फॉर्मूले में लिखोगे ई नोट सेल इक्वल टू ई कैथोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड वाले में, और ई नोट सेल आ जाएगा, मींस ई नोट सेल, ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड। तो सपोज जिंक और कॉपर का सेल बना है, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जिंक का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट किया, कॉपर का किया, इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में वैल्यू लिखी, ई नोट सेल आ गई। लेकिन अगर यहीं पर मैं कहूँ कि ई सेल कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला तो इसका ई कैथोड ई एनोड होता है, लेकिन फिर आप कैथोड एनोड का वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा वाला लिखोगे, क्या पता वो आपसे कौन से टेम्परेचर पर कह रहा है, इस टेम्परेचर पर करो, उस टेम्परेचर पर करो, इस कंसंट्रेशन पर करो। तब इसके लिए माने ईएमएफ ऑफ द सेल या किसी भी कंडीशन में सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए नस्ट एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको हम क्या कहते हैं, नस्ट इक्वेशन। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 base Q मीन्स इस टाइप से लिखी है, क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन वाले टर्म का कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन। इसको आप ये भी कह सकते हो अच्छे से लिखे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपने लिखी है, लेकिन आपने जो लिख रखी होगी वो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड वगैरह 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आर की वैल्यू लिखी होगी, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू लिखी, वो आएगी। लेकिन जनरली जो इक्वेशन होती है नस्ट इक्वेशन ही होती है। लेकिन अब ये भी कैसे आएगी, तो इसके लिए मैं आपको इसको प्रूफ करके बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, एक इक्वेशन होती है गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन होता है, और फर्स्ट ईयर में मैंने तो पढ़ाया था ये रिलेशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस 2.303 RT log 10 base Q, ठीक है। डेल्टा जी की फ्री एनर्जी, डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी
2.303 ये R हो गया आपका गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, लोग आपको पता है लॉगरिथम टर्म है, कैलकुलेशन के लिए है। और Q मीन्स होता है, जब हम इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उसमें जब कोई रिएक्शन लिखते हैं ना, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अपॉन क्या होते हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन होते हैं, इसे बोलते हैं रिएक्शन क्यूटेंट। अभी मैंने तुम्हें गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला कराया था, क्या था डेल्टा जी का फॉर्मूला, माइनस NF ई सेल, और डेल्टा जी स्टैंडर्ड का क्या था, माइनस NF ई नोट सेल। 2.303 RT और लोग 10 डेज Q इसको रहने दूंगा, या Q को अगर आप लिखना चाहो तो सीधी सी बात तो ये, अब देखो यहाँ तो मैंने रिएक्शन एज्यूम कर ली, अभी सेल में रिएक्शन तुम्हें थोड़ा ना पता है कौन सी हो रही है, तो सिंपल सी बात यहाँ से ये तो पता चल रही है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, माने प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, ऐसे लिखो। इसके बाद आप देखो ये NF है, तो इससे क्या करते हैं, NF से इसको डिवाइड कर देते हैं, माइनस NF से, मैंने लिख के पहले इसलिए रखिए ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया है। NF माइनस NF से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, ई सेल, और इधर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, ये हो जाएगा माइनस 2.303 RT अपॉन NF लोग 10 डेज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब आप देखो उसके जैसे ही तो है ना ये, तो यही नस्ट इक्वेशन है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे इसके, तो नस्ट इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल हैं आपके सिलेबस में है, तो वो मोस्टली टेम्परेचर 298 पर है, 298 केल्विन। तो हम उसके अकॉर्डिंग इस नस्ट इक्वेशन को और इजी फॉर्म में लिख लेते हैं, और इसका इजी फॉर्म के लिए आप लिख रहे हैं कि टेम्परेचर, अब इसमें तो सब वैल्यू बताइए कौन क्या है, R फिर से वही गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हाफ रिएक्शन में यूज होंगे, गेन होंगे या रिलीज होंगे, F फैराडे कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन। R की वैल्यू क्या बताई मैंने, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और क्या है इसमें, F की वैल्यू कितना होती है, 96500, फैराडे कांस्टेंट कितना, कूलाम मोल इनवर्स, क्योंकि एक मोल में कितना कूलाम चार्ज है वो होता है पर मोल में, तो F कितना हो गया 96500। अब ये सारी वैल्यू आप इसमें लिखेंगे इक्वेशन में, ई सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नोट सेल माइनस 2.303, R की वैल्यू हुई 8.314, टेम्परेचर हुआ 298, N तो N अभी पता नहीं, वो तो पर्टिकुलर जो सेल होगा उसकी हाफ रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ सेल यूज हो रहे हैं वो आएगा। F की वैल्यू कितना हो जाएगी 96500 लो 10 बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इस सबको कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है, तो कितना वैल्यू आती है इसकी, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, इसकी वैल्यू आती है 0.0591 अपॉन, इस सबको कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है अपॉन N, और लो 10 बेस प्रोडक्ट अपॉन, ठीक है, ये हुआ। इस नस्ट इक्वेशन ये भी है और नस्ट इक्वेशन की फॉर्म ये भी है, ये भी है। अब ये आपको न्यूमेरिकल में ये यूज करनी है, अब बार बार आप इसकी मल्टीप्लाई से और डिवाइड से बच जाओगे ना, इसलिए इस फॉर्मूले को यूज करें। तो अब इसमें क्या है, ई नोट सेल हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से या तो डायरेक्टली गिवन होगा या एनोड कैथोड करके गिवन कर देगा, उससे कैलकुलेट कर लेंगे। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो हाफ रिएक्शन में यूज होंगे। ये जो कंसंट्रेशन लिखे हैं ये उन हाफ रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट वाला कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टेंट वाला। ये जनरली इसको ऐसे भी लिख देते हैं इस इक्वेशन को, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। ध्यान से देखो, लो 10 बेस ऑक्सीडेशन वाले टर्म का कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि जिस हाफ रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका कंसंट्रेशन कितना है और जिस टर्म का रिडक्शन हो रहा होगा उसका कंसंट्रेशन कितना है, या तो ऐसे लिख लो, ये नोट कर लो।